बोला कि थायमस के 80% केसेस में ये मिलती है सिस्टमिक लूपस। ये सारी क्या इन्फ्लामेटरी डिसीज भी होती है, याद रखना इन्फ्लामेशन जरूर मिलता है। अब क्या होता है, इसकी पैथोलॉजी कैसे करोगे, क्या मिलेगा, मैं आपको A to Z अभी तक मालूम है आपको, सारी जितना चैप्टर है ना मैं आगे की सारी चीजें समझा चुका हूं। अब हम बस रीड करते चलेंगे। पैथोलॉजी में क्या मिलेगा, अगर मसल बायोप्सी कराते हैं तो आपको क्या क्या बड़ा मिलेगा। लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि WBC इंक्रीजेस मिलती है, ठीक है। वही तीन चीजें मैंने बताई, मसल फाइबर एट्रोफी, क्योंकि मसल फाइबर मैंने बोला ना वीक पड़ जाएगी, वीक पड़ने के बाद वो मसल वास्टिंग, मसल वास्टिंग के बाद एट्रोफी मिलना स्टार्ट हो जाती है। और एट्रोफी के बाद क्या हो जाता है, नहीं माने तो नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है, और इन्फ्लामेशन तो वहां मिलना ही मिलना है, यानी WBC बड़े मिलेंगे, इन्फ्लामेशन मिलेगा, और जो आपके एंटीजन था वो कम मिलेगा, यानी मोटर पॉइंट बायोप्सी मेसो एबनॉर्मल मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट यही होता है, इसी को मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। किसको, इसी को मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। ये जो प्लेट है ना, ये लास्ट, ये मोटर एंड प्लेट, क्योंकि यही से, क्योंकि मैंने बोला ना ये सिर्फ मोटर के लिए, सेंसरी के लिए नहीं होता, इसी को मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, इसी को पूरे को। तो यहां आपकी मोटर एंड प्लेट डिस्टर्ब हो जाती है, तो मोटर एंड प्लेट बायोप्सी मेशो एबनॉर्मल मोटर एंड प्लेट लगी, यानी मैं क्या बोल सकता हूं उसको दूसरी लैंग्वेज में कि सर एसिटाकोलिन रिसेप्टर कम मिलेंगे या डैमेज मिलेंगे, तो बस वही बात लिखी है, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको मसल बायोप्सी की पैथोलॉजी में मिलेंगे। लाइट एंड इलेक्ट्रॉन बायोप्सी शो डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाकोलिन रिसेप्टर, बताया अभी जस्ट मैंने आपको, ठीक है। तो क्या मिलेंगे आपको, डिस्ट्रक्शन मिलेंगे एसिटाकोलिन रिसेप्टर के। क्लिनिकल फीचर्स में क्या मिलेंगे, जनरली ऐसा होता है कि सब एज में मिलता है, मगर थोड़ा ओल्डर एज में 40 साल के ऊपर के लोगों में थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, बाकी बच्चों बच्चों में मिल जाता है, मगर वेरी रेयर होता है, ठीक है। ये डिसीज थोड़ी रेयर होती है, ऐसी जनरली इतनी कॉमन नहीं होती, याद रखना। और फीमेल इज टू मेल में 2:1 का रेशियो होता है, फीमेल में ये जनरली ज्यादा मिलती है। अब ये मत पूछना क्यों मिलती है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून है, किसी के अंदर भी होती है, मगर देखा गया कि फीमेल्स के अंदर ज्यादा मिलती है। अब ऐसा क्या कि वो आपकी जीन है, इनहेरिटेड है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मैंने बताई थी कि फीमेल में ज्यादा क्यों थी, क्योंकि वो एक्स लिंक्ड थी, तो ये भी हो सकती है, ठीक है। वो सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मेल में ज्यादा क्यों थी, क्योंकि वो एक्स लिंक्ड थी। अब मेल में तो एक ही एक्स होता है ना, फीमेल में तो दो होती है, तो फीमेल में अगर एक एक्स आ जाए तो क्या जाता है, कुछ नहीं। मेल में तो अगर एक एक्स भी आ गया तो मेल को तो काम गया, तो ये वाली फीमेल में ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसका अपना जीनोम होगा, कौन से जीन पे जाके बैठती है इसका वो रहता है, ठीक है। तो मसल वीकनेस कॉज्ड बाय मास्थेनिया ग्रेविस वर्सन एज द अफेक्टेड मसल इज यूज्ड। अब मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि ये चीज, और जिस मसल में पर्टिकुलर, जिस मसल में का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन खराब हो गया, वहां माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, अगर वहां पर आप बार बार मूवमेंट करोगे तो माइस्थेनिया ग्रेविस और बिगड़ती है, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं क्यों बिगड़ती है, आप बार बार अगर, क्योंकि ऑलरेडी मसल वीक है, आपके मूवमेंट करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और आप मूवमेंट करोगे तो जो मसल में जितनी ऑलरेडी पावर है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, तो और डिक्रीज होती चली जाएगी तो मसल वास्टिंग की तरफ जाती चली जाएगी, क्योंकि फिर एक बार डिक्रीज होगी फिर आप चाहे भी काम नहीं कर पाओगे, और काम करोगे नहीं तो वो वास्टिंग में जाएगी। तो इसलिए जितनी पावर उतने में थोड़ा थोड़ा करते रहो, कि जिससे आप मसल वास्टिंग में बचाते रहो, यानी एक्सर्शन नहीं करना। कोई आपसे पूछे तो एक्सर्शन नहीं, और सिम्टम्स यूजुअली इंप्रूव विद रेस्ट। आप अगर आप काम वाम, रेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक्सर्शन नहीं करना, नॉर्मल जो काम है जितनी आपकी पावर है बस उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना। बहुत सारी मसल्स में देखने को मिलता है। एक आपको बहुत प्यारी चीज बताना है, ये जरूर समझना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्लासेस में इसको डिवाइड करा गया है, क्लास 1, 2, 3, 4 और 5th, ठीक है। ये क्लासेस जरूर याद रखनी है। कैसे, मतलब क्लासेस का मतलब है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट होता है ऑक्यूलर मसल्स का। कौन सी मसल्स का होता है, ऑक्यूलर मसल्स। ऑक्यूलर यानी आंखों की मसल, यानी जो सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट अगर माइस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलता है तो वो आंखों की मसल्स में मिलता है, ऑक्यूलर मसल्स, ठीक है। और ये 20% वेटेज रहता है माइस्थेनिया ग्रेविस का, नियर अबाउट 20%, क्योंकि सबसे पहले ऑक्यूलर मसल इन्वॉल्व होती है, फिर क्या, फिर पूरी बॉडी। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे क्लास 1 का, सिर्फ अगर आपको बोले कोई माइस्थेनिया ग्रेविस और सिर्फ आंखों की मसल इन्वॉल्व दिख रही तो आप बोल सकते हो कि सर इसे अभी क्लास 1 का माइस्थेनिया ग्रेविस है। मैं ऐसे बोलूं कि अगर कि इसकी आंखों की मसल तो गड़बड़ है, मगर बॉडी भी इन्वॉल्वमेंट में हो गई है, मगर माइल्ड है, बिल्कुल माइल्ड जनरलाइज्ड वीकनेस है पूरी बॉडी में। माइल्ड जनरलाइज्ड का मतलब क्या होता है, पूरी बॉडी में माइल्ड जनरलाइज्ड वीकनेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों वाली मसल इन्वॉल्व नहीं है, आंखों की मसल तो इन्वॉल्वमेंट हो गई, उसके साथ सिर्फ माइल्ड, बिल्कुल माइल्ड, हल्का सा। तो आप बोल दो सर क्लास 2 है, मैं बोल दूं कि माइल्ड के साथ, अब माइल्ड नहीं अब मॉडरेट हो गई है, तो बोले सर उसे आप क्लास 3 बोल दो। मैं बोलूं नहीं नहीं अब मॉडरेट नहीं, अब सीवियर हो गई है, पूरी बॉडी वीक पड़ गई है, आंखों की मसल तो वही है और सीवियर हो गई है,
तो बोले आप इसे क्लास 4 बोल दो। क्लास 5 क्या है? क्लास 5 पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज माइस्थेनिक माइस्थेनिक क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है। क्राइसिस का मतलब एकदम क्राइसिस पड़ गई है, तो माइस्थेनिक क्राइसिस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये स्टेज याद रखना है, 2 मार्क्स में जरूर पूछते हैं। माय गॉड, ये क्लास 5 ये फाइनल स्टेज है, यानी ये स्टेज हो गई तो आप पेशेंट का काम खत्म। क्या होता है इसमें? इसमें आपका जब इन्वॉल्वमेंट में होता है, जब आपकी इन्वॉल्वमेंट में मालूम क्या आ गया? लंग्स मसल। आप समझते हो, जब लंग मसल इन्वॉल्वमेंट में आ गई, कौन सी मसल? लंग मसल इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है, तो उससे आप बोलते हैं माइस्थेनिक क्राइसिस, यानी लंग मसल का इन्वॉल्वमेंट होना, ठीक है। यानी आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स, लंग मसल क्या मतलब? आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स। अब एक पेशेंट सांस लेने में उसको तकलीफ होनी चाहिए, यानी ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ जाएगा। और किस वजह से डेथ होती है? रेस्पिरेटरी फेलियर से, क्योंकि पेशेंट सांस ही ले पाएगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये से बोलते हैं ग्रेड 5। ये 5 ग्रेड हो गए। क्लास 1 में सिर्फ ऑक्यूलोमीटर, क्लास 2 में माइल्ड जनरलाइज्ड वीकनेस विद ऑक्यूलोमीटर, ऑक्यूलोमीटर तो रहेगा ही, 2 में माइल्ड का मॉडरेट, थर्ड में, फोर्थ में सीवियर, और फिफ्थ में माइस्थेनिक क्राइसिस, यानी लंग आपकी रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट में आ गई है, ठीक है। यानी अब आपको रेस्पिरेटरी फेलियर होने के पूरे चांस, और ऐसे पेशेंट वेंटिलेटर पर तो पहुंच ही जाते हैं। अब अगर आई मसल्स इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या देखने को मिलता है? ड्रॉपिंग ऑफ वन और बोथ आईलिड मिल सकती है, इसको पिटोसिस बोलते हैं। क्या मतलब होता है? ड्रॉपिंग, इस तरीके से आंखें झुकी रहेंगी, जैसे ऐसा पेशेंट नींद में नशा वशा करके चल रहा है, बिल्कुल आंखें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खुलेंगी, एकदम छोटी छोटी। ये नॉर्मल है। इस वाली आंख में देखो बिल्कुल थोड़ी सी खुली हुई है, इसको बोलते हैं पिटोसिस। ये देखो इसमें कितना प्यारा लिखा है, ये नॉर्मल आंख है, ये देखो ये नहीं खुलेगी, इसको पिटोसिस बोलते हैं, ठीक है। आईलिड ड्रॉपिंग ऑफ वन वाज डबल विजन, आंखों में खराब होना है भैया, आंखों की मसल्स है, आप देख कैसे पाते हो? अब आप मूवमेंट कर नहीं पाओगे तो डबल विजन दिखेगा, है ना, कहीं हॉरिजॉन्टल का नहीं दिख रहा, कहीं वर्टिकल नहीं, क्योंकि आज अब आंखों की मसल मूव ही नहीं करेंगी तो काम कैसे करोगे? फेस और थ्रोट की मसल अगर इन्वॉल्वमेंट में आ जाए, इंपेयर्ड स्पीकिंग, वो पेशेंट बोल नहीं पाएगा। कौन सी मसल्स रहती हैं स्पीकिंग के लिए? वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। आपका वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन्वॉल्वमेंट है तो ये मसल भी वीक पड़ जाएंगे, और तो फिर पेशेंट बोल नहीं पाएगा। इंपेयर्ड स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, PHASIA, डिस्फेजिया। और डिस्फेजिया यहाँ जी आता है या एस आता है, एस फॉर स्पीच, और जी आ जाए तो डिफिकल्टी इन सॉलिंग, यानी क्या पेशेंट निगलने में दिक्कत आएगी। कौन सी मसल्स निगलने के लिए इन्वॉल्वमेंट में होती है? फेरिंग्स, जो आपकी फेरिंग्स मसल है वो निगलने के लिए इन्वॉल्वमेंट में होती है। तो क्या होगा? आप निगल नहीं पाएंगे अगर आपकी फेरिंग्स इन्वॉल्वमेंट में हो गई, ठीक है। कौन सी इन्वॉल्वमेंट में हो जाए? फेरिंग्स। डिफिकल्टी इन चुइंग, यानी चबाने में दिक्कत आएगी। अब ये फेस पे आ रही तो सही लिखनी, कौन सी मसल इन्वॉल्वमेंट में होती है? ये याद करना जरूरी होता है, इतना बेसिक पता होना चाहिए। कौन कौन सी मसल होती है? मैसेटर और टेम्पोरलिस, मैसेटर, टेम्पोरिस और लेटरल टायरेगॉइड। लेटरल टायरेगॉइड, लेटरल टायरेगॉइड की स्पेलिंग पता ना, पी से स्टार्ट होती है, PTER/GOID, पी साइलेंट होता है। लेटरल टायरेगॉइड और मीडियल टायरेगॉइड, ठीक है। तो कौन कौन सी 4 मसल्स आपकी च्यूइंग के लिए इन्वॉल्व होती है? मैसेटर, टेम्पोरिलिस, लेटरल टायरेगॉइड और मीडियल टायरेगॉइड, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन के लिए कौन सी मसल इन्वॉल्वमेंट में होती है? मिमिटिक मसल, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मिमिटिक मसल्स इन्वॉल्वमेंट में होती है, याद रखना, MIMETEIC, MIMETIC, ये मिमिटिक मसल्स होती हैं, जो फेस मसल्स को मिमिटिक मसल्स बोलते हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो हमारी फेस के फेशियल एक्सप्रेशन कौन सी मिमेटिक मसल्स होती हैं, वो रहती हैं, ठीक है। तो उनका वो सब हो सकता है। नेक लिम्ब की मसल्स है ना, धीरे धीरे करके माइस्थेनिक ग्रेविस कैन कॉज वीकनेस इन नेक और आर्म लेग मसल, ये सारी भी धीरे धीरे करके इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है। मैंने आपको पूरी की पूरी स्टेजेस अभी बताई, क्लासेस बताई थी, स्टेज नहीं बोलते ना, क्लास बोलते हैं, याद रखना, आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। फिर धीरे क्या होगा? प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स इन्वॉल्वमेंट में आ जाती हैं, आर प्रेफरेंशियली अफेक्टेड, है ना। प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स कौन सी? हमारे शोल्डर, जो बड़ी बड़ी मसल्स। अब आपको इसमें ऐसा होता है कि आपके लिम्ब मसल्स, जो आप लिम्ब रिफ्लेक्स होते हैं ना, स्टार्टिंग में तो हाइपर एक्टिव मिलते हैं, लेकिन आपने अगर 1-2 बार करा लिए तो फिर वो होते ही नहीं है, बिल्कुल बंद हो जाते हैं। क्यों? हम अभी तक स्टार्टिंग से कंटिन्यूस पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आप किसी मसल्स को बार बार मूवमेंट कराओगे
तो अगर उस मसल में माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया तो वो मसल वीक हो जाएगी। और स्टार्टिंग में तो आप एकदम रिफ्लेक्स कराया, जैसे मैंने बाइसेप एकदम कराओगे तो एकदम में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे 2 बार करा लिया, तीसरी बार में पेशेंट का बिल्कुल आधा ही कर पाएगा, चौथी बार में कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि फैटिक हो जाएंगे तुरंत। ठीक है, फैटिक ऑन रिपीटेड टेस्टिंग। और मसल वास्टिंग तो धीरे धीरे करके 15% केसेस में मिलना स्टार्ट हो जाती है, और वो 15% केसेस में उनमें मिलती है जो नहीं मानते, जो मूवमेंट करते ही हैं। बाकी मूवमेंट ना करे तो मसल वास्टिंग नहीं मिलती। ठीक है, जितना है उतने में काम चला ले। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी फेल, अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगा मैं दोनों समझा चुका हूं। क्लास 5 बताई थी, माइस्थेनिया ग्रेविस क्राइसिस बताई थी। क्या मतलब होता है माइस्थेनिया क्राइसिस का? व्हेन मसल कंट्रोलिंग ब्रीथ बिकम टू वीक, यानी रेस्पिरेटरी मसल्स। और थाइमस ग्लैंड ट्यूमर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि थाइमस ग्लैंड के ट्यूमर का होने की वजह से ही आपका जनरली थाइमस डिसफंक्शन होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि सिर्फ ट्यूमर की वजह से थाइमस डिसफंक्शन होता है, और भी बहुत रीजन होते हैं कि थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर हो जाता है, जो आगे चल के आपको माइस्थेनिया ग्रेविस करा देता है। क्या करोगे इन्वेस्टिगेशन में? क्या करोगे? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, डिफ्लेक्स चेक करो, मसल स्ट्रेंथ कम मिलेगी, मसल टोन करोगे कम मिलेगी, सेंसेस ऑफ टच एंड साइट नहीं बिगड़ते, मैं आपको बता चुका हूं। सेंसरी उसका नॉर्मल रहता है, बियॉन्ड नॉर्मल रहता है, थोड़ा बहुत सिर्फ इस वजह से अफेक्ट हो जाए क्योंकि मोटर मसल बिगड़ रही है तो, वरना ऐसा उसे कुछ नहीं होता कि आप उसे टच कर रहे हो, पेन कर रहे हो तो पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं, उसका बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेशन बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्यों? जब मसल वीक हो रही तो पेशेंट नहीं कोऑर्डिनेट कर पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा, यानी सारी की सारी चीजें उसकी डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, रिफ्लेक्स स्टार्टिंग में तो मिलेगा, फिर ऐसे 1-2 बार करा दिया तो वो भी बंद हो जाएगा क्योंकि मसल वीक पड़ जाएंगी, मसल स्ट्रेंथ टोन ये सारी वीक पड़ जाएंगी। टेस्ट क्या होते हैं इसका? देखो, एक मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एंजाइम का नाम बताया था, एक एंजाइम का नाम बताया ना आपको मैंने, क्या बताया था? कोलिनेट्रेज एंजाइम। मैंने क्या बोला था? वो क्या एंजाइम करता है? वो एंजाइम आपके एसिटाकोलिन को क्या कर रहा था? जो एसिटाकोलिन एक्स्ट्रा आ रही थी उनको क्या कर रहा था? मार रहा था। अब ध्यान रखना, वही एंजाइम आपके दोनों जगह काम आता है। दोनों जगह मालूम कहां कहां काम आता है वो दोनों एंजाइम आपकी जगह? वो डायग्नोस में भी काम आता है प्लस ट्रीटमेंट में भी काम आता है। कैसे? जरा समझो। मैं आपको नॉर्मल, ये नॉर्मल आपका क्या हो गया, मैं नॉर्मल एक मस्त ऐसे बना देता हूँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, एसिटाकोलिन ट्रेवल करता है। अब एसिटाकोलिन यहाँ पर एबनॉर्मली इकट्ठा होने लग जाएगा, बताया था ना मैंने, एबनॉर्मल ये एसिटाकोलिन यहाँ इकट्ठा होने लग गया क्योंकि रिसेप्टर यानी एक्यूमुलेशन होने लग गया एसिटाकोलिन का। अब रिसेप्टर उसको ले नहीं रहे, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक एंजाइम आता है, डेट इज कोलिनेट्रेज एंजाइम। कौन सा? कोलिनेट्रेज एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा? इसको इनको तोड़ने लग जाएगा, डिग्रेड करने लग जाएगा। ठीक है, डिग्रेड करने लग जाएगा। अब हम मालूम क्या करते हैं? पहले मैं ट्रीटमेंट बताता हूं, टेस्ट बाद में बताऊंगा। अब हम ट्रीटमेंट में मालूम क्या करते हैं? हम एक एंटी कोलिनेट्रेज ड्रग देते हैं। व्हाट इज एंटी कोलिनेट्रेज? जो हमारा ये एंजाइम था, ये जो सपोज मेरा ये एंजाइम था, ये मेरा जो एंजाइम था ये यहाँ पर पहुंचेगा तो ये एसिटाकोलिन को मारना स्टार्ट कर देगा। हम इस एंजाइम को ही कम कर देते हैं, हम बाहर से ड्रग देते हैं जिसका नाम होता है एंटी कोलिनेट्रेज ड्रग, जो इस एंजाइम की वैल्यू को कम कर देता है। अब आप सोचोगे सर हम क्यों कम कर रहे हैं एंजाइम को? अगर हम एंजाइम को कम करेंगे तो उससे होगा क्या? उससे अब ये होगा कि यहां पर जो एसिटाकोलिन है अब वो यहीं पर प्रेजेंट रहेगा, यानी यहां पर एसिटाकोलिन की क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं भैया? यहाँ पर एसिटाकोलिन की क्या क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि यहाँ पर जो रिसेप्टर, मैंने क्या कहा, यहाँ पर सपोज 5 रिसेप्टर बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए हैं? 5। और मैंने कहा था अगर स्टार्टिंग में सपोज मान के चलो कि आपके 2 रिसेप्टर खराब हो गए, खराब हो गए कि नहीं हो गए? अब कितने बचे हैं रिसेप्टर? बोले 3। हम क्या करते हैं कि 3 रिसेप्टर पे कितने एसिटाकोलिन बैठेंगे? 3। सपोज 3 ऐसे रिसेप्टर पर 3 एसिटाकोलिन बैठते हैं, हम जानबूझ के एसिटाकोलिन की क्वांटिटी बढ़वा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उन रिसेप्टर्स से एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। अब सपोज बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे आपकी आरबीसी नॉर्मल होती है, मगर आप जब हाई एटीट्यूड पे चढ़ जाते हो ना, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहां आपकी आरबीसी नॉर्मल से ज्यादा फंक्शन करने लग जाती है। सेम ऐसा ही क्या करते हैं, जब डायबिटीज टाइप 2 होती है ना पेशेंट को, तब डायबिटीज टाइप 2 में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दिए जाते हैं। टाइप 1 में तो इंसुलिन दी जाती है, मगर जब डायबिटीज टाइप 2 भी बहुत ओवर हो जाती है कि भैया 400 से और उतर नहीं रही, तो वहां पर इंसुलिन दी जाती है। बोलते हैं सर वहां इंसुलिन क्यों दी जाएगी, वहां इंसुलिन कमी नहीं होती। हम इंसुलिन इसलिए देते हैं क्योंकि इंसुलिन पहले तो नॉर्मल अमाउंट में है, सपोज 10 है बॉडी में तो 10 है, हम बाहर से 10 और दे देते हैं। बोले क्यों दे देते हैं? क्योंकि जो टिश्यूज है जो केवल 5 इंसुलिन के लिए काम करते थे ना, हम उन पर एक्स्ट्रा काम करवा देते हैं, उन पर लोड डाल देते हैं।
लोड बढ़ा दिया कि लो भैया अब तुम भले तुम्हारा काम सिर्फ 3 का था, लेकिन तुम काम इतनी मेहनत करोगे तुम 5 के बराबर काम करो। हम लोड बढ़ा देते हैं। सेम हम डायबिटीज में ये तो करते हैं कि बाहर से जब हम बहुत एक्सेसिव डायबिटीज टाइप 2 में हम इंसुलिन तभी देते हैं, टाइप 1 में तो इंसुलिन देते ही हैं। टाइप 2 में जब देते हैं जब बहुत ज्यादा डायबिटीज हो गई, जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग काम नहीं करते, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल इंसुलिन तो बॉडी में ही है, मगर बाहर से और एक्स्ट्रा देके हम टिश्यू से एक्स्ट्रा काम करवाने लग जाते हैं। बोलते कि आप इतना ही तो कर रहे थे, लो एक्स्ट्रा काम करो, लोड बढ़ा दिया किसी पे। सपोज मान के चलो क्या हो गया कि एक फैक्ट्री में 5 मजदूर हैं, क्या होता है 5 मजदूर 5 घंटे काम करते हैं। एक दिन क्या हुआ 2 मजदूर नहीं आए, लेकिन हमें तो 5 घंटे, अब हमें तो काम पूरा कराना है, तो हम क्या करेंगे पूरा, हमें तो 100 बैग पूरा, जैसे 100 5 मजदूर थे वो 100 बैग लेके जाते थे 5 घंटे में। सिंपल सी मैथ है। अब 2 मजदूर आए नहीं तो 3 घंटे वो 100 बैग कैसे लेके जाएंगे, उनको तो ज्यादा समय लगेगा। तो हम उनसे क्या बोलेंगे कि भैया अब जो नॉर्मल आप लेके जा रहे थे उससे ज्यादा बैग लेके जाओ, तभी तो आप 5 घंटे में से पूरा कर पाओगे, वरना कैसे कर पाओगे। तो हमने क्या करा, हमने मजदूरों पे ज्यादा लोड डाल दिया। उनकी पावर नहीं थी इतनी, वो नॉर्मल काम नहीं, लेकिन हमने मजबूरी में डालना पड़ा, हम क्या करें। तो ऐसे ही यही ट्रीटमेंट होता है, यही डायबिटीज में करते हैं बॉडी में, ये अपन बहुत कॉमन करते हैं। ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ना, ये बहुत कॉमन होता है। जब भी बॉडी में ऐसा होता है ना कि कुछ काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, तो हम जो काम करते हैं हम उन पर लोड डालना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों डाल देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक बहुत प्यारी आदत है कि अगर हम लेट जाएं तो बॉडी तुरंत उसके लिए हैबिचुअल हो जाती है, बॉडी से काम कराओ तो बॉडी उसके लिए भी हैबिचुअल हो जाती है, याद रखना। लेकिन आराम के लिए जल्दी हैबिचुअल हो जाती है ऐसा आपको लगता है, कभी नहीं। आपकी साइकोलॉजी बना ले तो इसलिए आपको लगता है कि बॉडी आपकी आराम के लिए जल्दी हैबिचुअल हो गई। बॉडी काम के लिए भी उतनी देर में हैबिचुअल होती है जितनी देर में आराम के लिए होती है। जितनी देर में बॉडी पढ़ने के लिए हैबिचुअल होती है, बॉडी उतनी देर में नहीं पढ़ने के लिए होती है। जितनी देर में इंस्टाग्राम के लिए होती है उतनी देर में बुक के लिए होती है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे कर रहे हो। तो यही हम उसे लोड इंक्रीज कर देते हैं, लोड इंक्रीज करके उन रिसेप्टर्स की पावर बढ़ा देते हैं, जिससे क्या है कि उतने ही रिसेप्टर ज्यादा काम करें। तो बस यही ट्रीटमेंट होता है कि हम एंटी कोलिनेटरेज ड्रग देते हैं जो इस एंजाइम के ब्लॉक को रोक देते हैं। जब यहाँ पर अब क्या होगा, वो ड्रग नहीं रहेगा तो ये एसिटाकोलिन मरेंगे नहीं, और ये एसिटाकोलिन अब ज्यादा लोड डालेंगे, पावर लगाएंगे। तो वो जो 3 एंजाइम है वो एटलीस्ट 5 के बराबर तो ना काम कर पाए, 4 के बराबर तो करें। जो 3 बचे हैं वो 5 के बराबर नहीं कर पाएंगे, लेकिन 4 के बराबर तो करेंगे ना। तो बस यही होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये तो ट्रीटमेंट था, टेस्ट कैसे होता है। टेस्ट बहुत सिंपल होता है। मालूम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट जिनको अगर हम माइस्थेनिया ग्रेविस ना तुरंत की तुरंत उसे एंटी कोलिनेटरेज ड्रग का वो लगा देते हैं इंजेक्शन, जिसको बोलते हैं एंड्रोफोनियम। अभी बताऊंगा, इस टेस्ट का नाम होता है एंड्रोफोनियम टेस्ट। अब मालूम क्या होता है इस टेस्ट में, हम यही एंटी कोलिनेटरेज ड्रग लगा देते हैं। तो पेशेंट को जैसे पेशेंट को वहीं वेट करते हैं, आधे घंटे के अंदर पेशेंट की जो मसल में वास्ते जो मसल काम नहीं कर रही होती ना वो फिर नॉर्मल हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने लोड बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही उसकी क्वांटिटी खत्म होती है, जैसी ड्रग बॉडी के अंदर खत्म होता है, पेशेंट बैक टू नॉर्मल। तो ये बैक टू नॉर्मल। तो पेशेंट ये ड्रग डायग्नोस में भी काम आता है। जैसे ही तुरंत क्या होता है उसमें पेशेंट की तुरंत उसकी मसल काम करना, आपको ऐसा लगेगा कि वो क्या बोलेगा पेशेंट, अरे मेरी मसल तो नॉर्मल हो गई, ठीक हो गई, स्ट्रेंथ आ गई। लेकिन वो स्ट्रेंथ तो ना आ गई, आपने लोड बढ़ा दिया रिसेप्टर पे। जैसे ही वो ड्रग की क्वांटिटी कम होगी तो फिर वो जो कोलिनेटरेज एंजाइम है वो फिर एसिटाकोलिन को मारने लग जाएगा। तो ये सिर्फ एक कैसा ट्रीटमेंट है कि भैया दवाई खाते रहोगे तो काम चलता रहेगा, ठीक है। तो ये से ही बोलते हैं एंड्रोफोनियम टेस्ट, इंजेक्शन ऑफ केमिकल एंड्रोफोनियम। कोई आपसे पूछ सकता है एंड्रोफोनियम क्लोराइड होता क्या है, ये होता है एंटी कोलिनेटरेज, जो बताओ ना कोलिनेटरेज एंजाइम ड्रग होता है, ठीक है। एंटी कोलिनेटरेज ड्रग होता है जो डेट रिजल्ट इन सडन टेम्पोररी इंप्रूवमेंट इन मसल इंटर, एकदम ऐसा लगा कि मसल स्ट्रेंथ आ गई है, ठीक है। और एकदम, और ये आपको बता देता है कि अच्छा इस पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस है, वरना इस ड्रग से इसे कैसे स्ट्रेंथ मिल गई। आइस पैक तो आप नॉर्मली लगा ही सकते हो, ठीक है। ब्लड एनालिसिस क्या करोगे, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज कौन सी मिलेंगी, स्टार्टिंग से बता चुका हूं। कौन सी मिलेगी, कौन सी, एंटी एसिटाकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी बताइए ना उनके खिलाफ। तो उनको मारने वाली जो स्टार्टिंग में मैं पढ़ा के आया। ईएमजी करा लो, ईएमजी से क्या होगा, जो मसल्स काम, ईएमजी मतलब मसल बायो, मतलब वही आपको पता पड़ेगा कि मसल में कितनी पावर बची है कितनी नहीं बची है। हम बात करें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम कराएंगे जब जब लंग आपकी रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है। ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, ट्रीटमेंट में सिर्फ हमारा यही काम होता है कि इन सीवियरली जो इल पेशेंट है बहुत ज्यादा, जिनकी रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट, बाकी तो आपने यही बोला रेस्ट करो और कुछ नहीं है। लेकिन जिनकी क्लास 5th की हो गई है तो उनको बोल देते हैं, उनको क्या वेंटिलेटर पर डाल देते हैं और इंटूबेशन करा देते हैं, यानी ऑक्सीजन वगैरह या वेंटिलेटर से उनका काम करवाते हैं। ये रहा आपका जो अभी तक इतनी देर से समझा रहा था एंटी कोलिनेटरेज ड्रग।
ये क्या होता है, एंटी कोलिनेटरिक ड्रग इनहिबिट कोलिनेटरेज एंजाइम। पता था कोलिनेटरेज एंजाइम जो क्या करता है, द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाकोलिन। अब आपने क्या कर दिया इस, अब ठीक है एसिटाकोलिन क्या करेंगे अगर बढ़ गए, तो अलाउइंग इनहेंस्ड रिसेप्टर स्टिमुलेशन। वो इतने स्टिमुलेशन इतने ज्यादा एकदम उस पर एकदम टूट पड़ेंगे जिससे वो रिसेप्टर का स्टिमुलेशन है वो बढ़ जाता है नॉर्मल से ज्यादा, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट मोर एसिटाकोलिन इज अवेलेबल टू इफेक्ट न्यूरोमस्कुलर क्या ट्रांसमिशन। तो आप एसिटाकोलिन को बढ़ा देते हो जिससे उन रिसेप्टर्स की पावर बढ़ जाए, ठीक है। क्या ड्रग के नाम है याद रख लो, एंड्रोफ्रोनियम। अभी पढ़ा क्या है एंड्रोफ्रोनियम टेस्ट, इसीलिए से ऐसे एंड्रोफोनियम टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ड्रग का ही नाम होता है एंड्रोफोनियम, उसके अंदर डला क्या होता है, एंटी कोलिनेटरेज ड्रग, ठीक है। ये बहुत कॉमन होता है, प्लीज याद रखना। ये बहुत कॉमन है एंड्रोफोनियम। बाकी दो नाम और याद रख सकते हो, न्यूटेकिमाइन और पाइलोटेकिमाइन। बाकी मोस्ट कॉमन एंड्रोफोनियम याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और आपको मस्तिष्क ग्रेविस वाले पेशेंट में जरूर देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों देंगे भैया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के दो काम होते हैं, हमेशा याद रखो। क्या काम होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के, कि आपके स्टेरॉइड्स आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। कम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पहली बात तो आपके बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसे कम करना है। प्लस स्टेरॉइड्स का एक बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट है, क्या है बताओ, कि हमारे बॉडी में स्टेरॉइड्स हमारी इम्यूनिटी को गिरा देते हैं। हमारी इम्यूनिटी को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। इसी तो कोविड में डेथ पेशेंट को ये ब्लैक फंगस, ये सारी फंगस क्यों हो रही है, क्योंकि जब ये अब तो आपको पता है आपकी लंग्स में क्या इतना इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, तो उसे कम करने के लिए हमें मजबूरन स्टेरॉइड्स देने पड़ जाते हैं। एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी होते हैं एनसेड्स, मगर वो इतना इन्फ्लामेशन कम नहीं कर पाते। स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन कम कर देते हैं। स्टेरॉइड्स के बारे में पूरा समझना है तो फार्मा वाली प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर मैंने पूरा का पूरा समझाया है कि ग्लूकोस्टेरॉइड्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। ग्लूकोस्टेरॉइड्स कैसे काम करते हैं, तो मैं दो मेजर काम बताता हूं उनके, कि पहला उनका काम होता है इन्फ्लामेशन कम करना, मगर उनका एडवर्स इफेक्ट ये भी होता है कि वो आपकी इम्यूनिटी को गिरा देते हैं। इसलिए कोविड वाले पेशेंट में, अब आपको पता, आपको आप पूछोगे सर इन्फ्लामेशन क्यों होता है कोविड वाले पेशेंट में, क्योंकि बॉडी खुद की हीलिंग करने की, और हीलिंग जब भी बॉडी करेगी तो इन्फ्लामेशन होना ही होना है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि पेशेंट की डेथ इन्फ्लामेशन से ही हो जाती है। तो उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम स्टेरॉइड्स दे देते हैं। मगर दिक्कत यह है कि वो आपकी इम्यूनिटी गिरा देते हैं, जिस वजह से आजकल आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा डेथ पोस्ट कोविड फेज में हो रही है, फंगस लग रही है, आंखें जा रही हैं, सब क्या। अब लेकिन इस स्टेरॉइड का फायदा हम यहाँ उठाते हैं। क्यों उठाते हैं भैया, अब स्टेरॉइड इन पेशेंटों में बहुत बहुत अच्छा काम करता है। क्यों करता है, दिमाग लगाओ। पहला तो इन्फ्लामेशन कम करता ही है, मगर ये जो डिसीज थी ये ऑटो इम्यून थी, तो हमारी इम्यूनिटी तो फालतू का काम कर रही है, हमें कराना ही नहीं है। तो स्टेरॉइड्स तो इम्यूनिटी को डिक्रीज करते ही करते हैं, तो आपके लिए तो और सोने पे सुहागा हो गया। यानी उस स्टेरॉइड्स ने आपकी इम्यूनिटी को कर दिया कम, यानी इन्फ्लामेशन भी कम कर दिया, प्लस इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा था ना, कौन सी एंटीबॉडी है, जो एसिटाकोलिन रिसेप्टर्स एंटीबॉडी थी ना, एंटी एसिटाकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, उनका भी प्रोडक्शन कम करा देगी। भैया क्यों प्रोडक्शन कम हो जाएगा उनका, क्योंकि इम्यूनिटी को गिरा दिया। हाँ, उससे ये बात कि आपकी इम्यूनिटी गिरेगी तो 10,000 बीमारी और लगेगी, वो बात सही है, मगर माइस्थेनिया ग्रेविस तो कम होगा। हमें अभी माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ना है, बाकी एडवर्स इफेक्ट तो 10,000 चीजें हैं ही है, क्योंकि कोविड में भी इन्फ्लामेशन कम करना है, आगे की बात बाद में देखेंगे, पहले पेशेंट को यहां तो बचाओ। दूसरा वही एक चीज, इम्यूनोसप्रेसेंट दे दो कि जो आपकी इम्यूनिटी को गिरा दे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी वही काम कर रहे थे, तो डायरेक्ट इम्यूनोसप्रेसेंट भी दे देते हैं ना। अजाइथोप्रिन, माइक्लोफेनेटोड, मैफेट्रॉन, साइक्लोस्पोरिन बहुत कॉमन है जो इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। मैथोट्रेक्सेट बहुत कॉमन है, ये आपकी इम्यूनिटी को गिरा देते हैं। और आपको पता है क्यों इम्यूनिटी गिरानी है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आपकी इम्यूनिटी फालतू का ही बहुत ज्यादा काम करे जा रही है। और क्या करना पड़ता है, जो थाइमस ग्लैंड में अगर थाइमस ग्लैंड की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा था अगर थाइमस ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो 80% चांस होता है माइस्थेनिया ग्रेविस हो। तो भैया फिर अगर थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर है तो उसे काट दो, थाइमस ग्लैंड ही हटाना पड़ जाएगा, और क्या करेंगे, है ना, अगर उसकी वजह से। और लास्ट वन होता है प्लाज्मा फेरेस, ये मैं आपको ए टू जेड सब जगह बता चुका हूँ। प्लाज्मा फेरेस में क्या करते हैं, प्लाज्मा चढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि आपके प्लाज्मा में एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बन रही हैं। लेकिन अब इससे क्या परमानेंट काम होगा, नहीं। अगर आपने अभी मैंने क्या करा, आपका प्लाज्मा निकाला, दूसरा प्लाज्मा चढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ, उससे सर ये हो गया कि जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी थी वो मैंने निकाल ली, लेकिन क्या इससे एंटीबॉडी बनना रुक गई, क्या नहीं रुकी। तो आपको क्या 4 से 6 हफ्ते का एक टाइम पीरियड मिल जाता है, इसलिए पेशेंट हर 1.5-2 महीने के आसपास में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस कराना पड़ जाता है उसे। ये हर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले को प्लाज्मा फेरेसिस कराना पड़ता है। क्यों भैया, क्योंकि जो एंटीबॉडीज बन रही है वो ब्लड में है,
तो आप ब्लड अपना अपना वाला निकाल के दूसरा चढ़वा लो, तो उससे क्या होता है जो ऑलरेडी बनी बनाई है वो बाहर निकल गई। अब पेशेंट में क्या है, पेशेंट को समय लगेगा दोबारा एंटीबॉडी बनाने में, जैसी बन जाएंगी फिर बाहर निकाल लो। लेकिन ये कितनी खतरनाक, बार बार प्लाज्मा निकालो फिर चढ़वाओ, है ना, किसी दूसरा गलत ब्लड आ गया तो उससे बीमारी है। तो ये प्लाज्मा फेरेसिस हमेशा ऑटोइम्यून में बहुत कॉमन होती है। तो प्लाज्मा इनफिल्ट्रेशन रिमूव्स एंटीबॉडी एंड अदर सर्कुलेटरी फैक्टर्स बट इट हैज शॉर्ट टर्म। इम्यूनोग्लोबिन में मेथड होता है कि हमेशा एक ऐसी इम्यूनोग्लोबिन चढ़ाई जाती है जो जो एबनॉर्मल काम कर रही है वो उनके खिलाफ काम करती है, मगर ये इतना कॉमन मेथड नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। प्लाज्मा फेरेसिस याद रखना है, थाइमेक्टोमी रखना है, इम्यूनोसप्रेसेंट रखना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रखना, और सबसे मोस्ट कॉमन एंटी कोलिनेटरेज ड्रग यानी एंड्रोपोनियम। ये हमारा सबसे कॉमन ट्रीटमेंट और सबसे सफल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस।